नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन और इसमें अध्याय 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग इस भाग का पृष्ठ 34 से 38 तक पढ़ेंगे। वीडियो के पिछले 1 से 5 में आप जो कुछ जान चुके हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, आप वीडियो को रोक कर यहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो में आप बच्चों ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में जानेंगे, जैसे पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, वायु गैस आदि। बच्चों, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हमारे लिए अब जरूरी हो गए हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं। वर्तमान में इसका अनियमित उपयोग एवं दोहन हो रहा है। यदि इसी दर पर उपभोग होता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में जीवाश्म ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे, जैसे पेट्रोल, कोयला आदि सीमित हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से बच्चों प्रदूषण भी होता है। इन समस्याओं का समाधान ऊर्जा संरक्षण यानी कि ऊर्जा को बचाकर तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की खोज द्वारा की जा सकती है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय है, मतलब इसको हम लोग बार बार बना सकते हैं एवं ये सब प्रदूषण से मुक्त भी है, तो इसकी उपयोग की आवश्यकता है। तो इन्हीं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग पवन ऊर्जा के बारे में जानते हैं। पवन ऊर्जा का एक अच्छे अथवा नवीकरणीय स्रोत है, इसे भी हम लोग बार बार बना सकते हैं। जिन क्षेत्रों में पवन प्रबल एवं लगातार चलती है, मतलब जोर से आंधी जैसा हवा चलती है, वहाँ पवन चक्की लगाकर ऊर्जा उत्पादित की जाती है। और ऐसा तेज हवा, ऐसा जोरदार हवा कहाँ चलता है? ऐसी आदर्श स्थिति मरुस्थलीय या समुद्र तटीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है, मरुस्थल में और समुद्र के किनारे। पवन चक्की से तीव्र गति से चलती है, पवन चक्की को घुमाती है। यहाँ पर देखिएगा, ये पवन चक्की है जो तेज हवा से घूमती है, जिस कारण यहाँ लगा टरबाइन इस जनरेटर को चलाता है और उससे विद्युत उत्पन्न होता है। अब हम विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों के बारे में जानेंगे। तो इस घेरा में देखिए, नीदरलैंड है, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और स्पेन है। इस घेरा में बच्चों USA है। तो ये सभी देश पवन ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। बच्चों, वर्तमान में चीन विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है। भारत में पवन ऊर्जा का क्या स्थिति है? पवन ऊर्जा में भारत का स्थान 4था है। भारत में तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। आइए बच्चों, पवन ऊर्जा का लाभ जानते हैं क्या क्या है। बच्चों, यह प्रदूषण से मुक्त है, सुरक्षित और स्वच्छ होता है और इसे स्थापित होने के पश्चात विद्युत उत्पादन में आसान होता है। अब पवन ऊर्जा का हानि समझ लीजिए बच्चों, कि इसको स्थापित करना कठिन है। ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता है बच्चों, बहुत आवाज़ आता है चक्की के घूमने से, और पक्षी एवं वायुयान के लिए यह हानिकारक है। रेडियो एवं दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान डालता है, रुकावट डालता है। अब बच्चों चलिए परमाणु ऊर्जा के बारे में जानते हैं। परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अणु के नाभिक में निहित होती है। देखिए, अणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, और यहाँ देखिए ये अणु है तो ये उसका नाभिक है। इस नाभिक में असीम शक्ति छुपी होती है। यहाँ पर विद्युत शक्ति छुपी होती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम इत्यादि में। इन पदार्थों के विखंडन से, मतलब तोड़ने से, इस नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को ही नाभिकीय रिएक्टर में टरबाइन की मदद से विद्युत में बदला जाता है। अब परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बच्चों ये
देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए लिखा हुआ है, उसके बाद रूस है, कनाडा है देखिए यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया है। बच्चों भारत में यहाँ देखिए राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। अब देख लीजिए बीच में जो झारखंड का मानचित्र है उसमें देखिए झारखंड में पूर्वी सिंहभूम में स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। थोरियम विशाल मात्रा में यहाँ देखिए केरल है, केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। इस कारण भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास की असीम संभावना है। वर्तमान में यह भारत का 5वां सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। दाहिने और आप चित्र देख रहे हैं, इसमें यूरेनियम का फोटो है और बीच में थोरियम का चित्र दिया हुआ है। बच्चों भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र देखिए यहाँ पर तमिलनाडु है और तमिलनाडु के कलपक्कम एवं कुडनकुलम। महाराष्ट्र में तारापुर। बच्चों यह भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है और महाराष्ट्र में 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद राजस्थान में कोटा के निकट रावत भाटा है वहाँ, उत्तर प्रदेश में नरौरा, कर्नाटक में कैंगा और गुजरात के काकरापारा में परमाणु ऊर्जा के केंद्र स्थापित हैं। बच्चों परमाणु ऊर्जा का देखिए लाभ, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है और हानि है रेडियो एक्टिव अपशिष्ट को उत्पन्न करता है। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट मानव के लिए, जीव जंतु के लिए या पर्यावरण के लिए हानिकारक है। रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा बना रहता है। अब चलिए भूतापीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं। जैसे शब्द से ही पता चल रहा है कि भू का तपना, जमीन की गर्मी से मिलने वाला ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। इसे शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त किया जाता है। वर्षों से भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, नहाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चित्र में आप भूतापीय ऊर्जा का एक प्लांट है, उसको आप देख सकते हैं। बच्चों अब देखिए भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है। ये देखिए यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन, यहाँ है जापान, एकदम नीचे देखिए न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस में विश्व के बड़े भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं। बच्चों भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, जगह का नाम है मणिकरण, लद्दाख जो कि पहले जम्मू कश्मीर में था, अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो यहाँ लद्दाख है और लद्दाख के पूगा में यह केंद्र है। छत्तीसगढ़ के तातापानी में स्थित है और झारखंड के हजारीबाग शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बरकट्ठा प्रखंड में सूरजकुंड भूतापीय ऊर्जा का संभावित केंद्र है। बच्चों भूतापीय ऊर्जा का लाभ देखिए, यह भी प्रदूषण मुक्त है, पर्यावरण के अनुकूल है और आसानी से उपलब्ध भी है। अब हानि देखिए, साधारणतया शहर से दूर अवस्थित होता है यह प्लांट, इस कारण विद्युत को शहर तक पहुंचाना बहुत खर्चीला है। बच्चों अब हम लोग ज्वारीय ऊर्जा के बारे में जानेंगे। आपने जाना है कि ज्वार और भाटा क्या है। बीच में देखिए सन लिखा हुआ है, तो ये सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उसके बल से समुद्र का पानी ऊपर उठता है, जिसको हम लोग ज्वार कहते हैं। और इसका बल धीरे धीरे जैसे घटता है और पानी धीरे धीरे अपने सामान्य स्थिति में आने लगता है, उसको हम लोग भाटा कहते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा भी विद्युत उत्पादन का स्रोत है। इसमें ज्वार भाटा की ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है। ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के मुख्य 2 तरीके हैं। पहला है ज्वारीय बैराज, जो देखिए एकदम नीचे चित्र दिख रहा है वो बैराज बना हुआ है, और दूसरा है पनचक्की लगाकर। तो ज्वारीय बैराज में नदी के मुहाने पर एक बैराज बनाया जाता है। ज्वार के समय पानी इसमें बनी सुरंगों से गुजरता है,
जिससे इसमें लगे टरबाइन चलने लगते हैं और बिजली पैदा होती है। दूसरा तरीका में समुद्र तट से परे मतलब समुद्र तट से दूर पानी के नीचे चक्कियाँ लगाई जाती है, चित्र में आप देख सकते हैं, जो ज्वारीय पानी से चलती है। इस प्रकार बिजली पैदा होती है। पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र बच्चों फ्रांस में लगाया गया था। यहाँ देखिए फ्रांस है। भारत का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा केंद्र बच्चों गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया है। यहाँ एक छोटा सा तीर दिख रहा है, वहाँ पर गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी है। अब देखिए ज्वारीय ऊर्जा का लाभ है कि यह भी प्रदूषण मुक्त है और कभी समाप्त नहीं होगा ये। और हानि है देखिए, इसको पैदा करना, ज्वारीय ऊर्जा को पैदा करना कठिन है और यह वन्य जीव के लिए घातक है। बच्चों अब अंत में जानेंगे बायोगैस के बारे में, जिसको हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं। तो यह गैसों का मिश्रण है, इसमें कई गैस मिले हुए हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री मतलब मृत पौधे जंतुओं के अवशेष, गोबर, रसोई गैस से निकलने वाले अपशिष्ट जो सब्जी वगैरह का कटा हुआ का टुकड़ा आदि के विघटन से उत्पन्न होती है। यह सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की तरह ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस में मुख्यतः बच्चों मीथेन 75% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यह खाना पकाने गैस चूल्हा से इसमें हम लोग खाना पका सकते हैं एवं घरेलू विद्युत उपयोग के लिए सर्वोत्तम ईंधन है। इससे ऊर्जा के साथ साथ कृषि हेतु बहुमूल्य जैविक खाद्य की भी प्राप्ति होती है। बच्चों जब यह गैस बनकर समाप्त हो जाता है तो जो सूखा पदार्थ बचता है वो हमारे खाद्य का काम आता है। भारत में मवेशियों का यानी कि जानवरों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। अतः यहाँ बायोगैस ऊर्जा संकट से निपटने का बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। ऊर्जा बच्चों किसी न किसी रूप में पूरी पृथ्वी पर उपलब्ध है, लेकिन इसका उत्पादन एवं मानव उपयोग हेतु सरलीकृत करना बहुत खर्चीला है। इसको उपयोग के लायक बनाना खर्चीला है, बहुत पैसा खर्च होता है। ऊर्जा का अत्यधिक दोहन ऊर्जा संकट को जन्म देता है। अगर हम लोग ऊर्जा को बेवजह बर्बाद करते हैं तो इससे ही ऊर्जा संकट आ जाएगा। ऊर्जा के बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग से ही हम ऊर्जा संकट से निजात पा सकते हैं। बच्चों घर में आपकी बिजली लगी हुई है और अगर हम बेवजह बत्ती जलाकर रखते हैं, पंखे चलाते हैं और टीवी चलता रहता है, कोई देखता नहीं है, तो इससे भी ऊर्जा का बर्बादी होता है। तो हमें ज़रूरत भर ही इसका उपयोग करना चाहिए और ज़रूरत ना हो तो हमें इसे बंद कर देना चाहिए। बच्चों वास्तव में ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अब देखिए बच्चों बायोगैस ऊर्जा का लाभ क्या क्या है। आसानी से उपलब्ध होता है, स्थापित करना सस्ता है, जैव व्यर्थ पदार्थों का आसानी से उपयोग हो जाता है और बायोगैस का उत्पादन आसान है। लेकिन हानि क्या है, हरित गृह प्रभाव को बढ़ावा देता है, ये इसका हानि है। यह था ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की जानकारी। तो बच्चों पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़िए, लिखने का अभ्यास जारी रखिए, खेलते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।